इंडियन पॉलिटी की आज की क्लास में अपने को सेंट्रल एजेंसीज को देखना है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, और जो भी सेंट्रल बॉडीज़ हैं उनका मेन मेन क्या थे, कब उनका गठन हुआ, क्या उनका रोल रहता है, और अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं तो उनको। इसमें स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट, बहुत पहले इसमें सवाल आता था कि क्या कंप्राइज करता है पार्लियामेंट बेसिकली। तो उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, एक हुआ लोकसभा, एक राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, ये चीज़ मिस अपने को नहीं करनी जस्ट, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में वो अपने से सवाल ऐसे पूछ लेते हैं। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट ना, तो तीन कंपोनेंट से बन के अपना पार्लियामेंट बनता है। आर्टिकल 84 प्रोवाइड्स द एलिजिबिलिटी फॉर द मेंबरशिप। अब इस पार्लियामेंट की मेंबरशिप है ना, कौन इसके मेंबर्स बन सकते हैं। तो लोकसभा के लिए अलग क्राइटेरिया है, राज्यसभा के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो तीन मेजर क्राइटेरिया है। पहला, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। फिर अगर लोकसभा की बात करें तो एज जो है वो 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा की बात करें तो जो एज है वो 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो थर्ड वाला है कि पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन, तो ऐसा कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है नहीं। किसी भी क्वालिफिकेशन हो या ना हो, व्यक्ति इन दोनों में, लोकसभा या राज्यसभा में चयनित हो सकता है। एज लिमिट बस यहाँ पे अपनी आ जाती है। तो तीन चीज़ों से बना अपना यहाँ पे पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट के जो दो हिस्से हैं, प्रेसिडेंट को तो पहले देख चुके थे, उनकी पावर्स को भी देख चुके थे। राज्यसभा और लोकसभा, ये दो चीज़ें अपने पास बची हैं। तो राज्यसभा को ही बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ, राज्यसभा की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ फिलहाल है वो है 250। इसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट की पावर होती है, 12 लोगों को वो राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं और 2 लोगों को लोकसभा में। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, एंड मेंबर्स एंजॉय अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। तो राज्यसभा जैसे लोकसभा की बात करें तो उसके 5-5 साल का कार्यकाल रहता है, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो ऐसा कोई पूरा मेकओवर नहीं होता है इसका, कि सारे मेंबर्स जो है 5 साल या 6 साल के बाद चेंज होंगे। परमानेंट हाउस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका डिसोल्यूशन या फिर सरकार गिरने की वजह से राज्यसभा भंग होना, ऐसा कभी भी आप नहीं देखोगे, क्योंकि परमानेंट हाउस इसे कहा जाता है। 6 साल का इसका कार्यकाल होता है, और जो इसके मेंबर्स होते हैं तो 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। तो इस तरह से इसमें चेंजेस अपने आते रहते हैं मेंबर्स के। एक साथ सारे के सारे चेंज नहीं होंगे किसी भी तरह के इलेक्शन के कारण। हमेशा 1/3 मेंबर जो है रिटायर होंगे हर दूसरे साल, और फिर जो भी राज्य होगा वहां से, जहां जहां की भी सीटें वेकेंट होगी, वहां से ये चुन के फिर वापस इसमें आएंगे। इट शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर्स विद द लोकसभा एक्सेप्ट इन केस ऑफ मनी बिल वेयर द लोकसभा हैज ओवरराइडिंग पावर्स। ये बिल को भी और देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो मनी बिल के अलावा जो बाकी की लेजिस्लेचर है वो सारी लगभग दोनों में सेम चलती है। मनी बिल में जो प्रेफरेंस है या फिर कहें अपर हैंड है वो रहता है हमेशा लोकसभा के पास। राज्यसभा उसे ना तो इंट्रोड्यूस किया कर सकता है ना उसे रिजेक्ट कर सकता है, केवल वो उसमें अपने कमेंट्स भर दे सकता है, और वो भी मैंडेटरी नहीं है लोकसभा के ऊपर कि वो उसे माने या ना माने। मतलब उसे मानना मैंडेटरी नहीं है, वो उनका लेजर हो जाता है। तो ये था अपना राज्यसभा। अब लोकसभा, पीपल्स हाउस। अब इसमें हिंदी में कई बार आप देखोगे, इंग्लिश में देखोगे अपर हाउस और लोअर हाउस। तो अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। लोकसभा में डायरेक्ट लोग चुन कर आते हैं। इसके थोड़ी सी डिटेल्स को देख लेते हैं। 3 सेशंस ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के हमेशा 3 सेशन होते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक तो होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी टू मई इसके बीच में वो शेड्यूल होता है। फिर होगा मानसून सीजन, जो कि जुलाई से सितंबर। और फिर होगा विंटर सीजन, नवंबर से दिसंबर। तो 3 बार इसके सेशन लगभग साल में बैठते हैं। मेंबर्स की बात करें तो 530 मेंबर जो हैं ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। 530 मेंबर स्टेट्स से अलग अलग चुनाव के द्वारा ये आते हैं। 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है, और जो 2 लोग हैं वो उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पे इनकी हो जाएगी 552। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो भी हम लोग चुनाव कर वोट डालते हैं एमपी वगैरह के लिए, तो वो लोकसभा के लिए डालते हैं, ना कि राज्यसभा के लिए। बिल्स, तो ऊपर बात करी थी मनी बिल की। तो अब जो भी है अपना, जो भी पार्लियामेंट होता है, ये सारा कामकाज क्या होता है, बिल्स के थ्रू करता है। तो इसमें 3 तरह के बिल होते हैं। एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है, दूसरा फाइनेंशियल या फिर मनी बिल, दोनों तरीके से लिखा हुआ आ सकता है।
फाइनेंशियल बिल हो या मनी बिल, दोनों एक ही बात है। और तीसरा होता है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आते हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट है ऊपर के दो, ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल। ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस करके उस पर चर्चा वर्चा करके इसे पास किया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल को। लेकिन अगर मनी बिल की बात करें तो ये केवल लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकता है। राज्यसभा में केवल कह सकते हैं कि जस्ट रेफरेंस के लिए वो चला जाता है। राज्यसभा अगर उस पर कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस दे तो भी मानना उसे जरूरी नहीं होता है। तो मनी बिल लोकसभा का एक्सक्लूसिव राइट कह सकते हैं। दूसरा एक सवाल ये बनता है कि कोई भी बिल है वो ऑर्डिनरी है या फिर मनी बिल है, ये कौन डिसाइड करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा कि जो भी बिल है वो मनी बिल की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। तो वो स्पीकर का एक्सक्लूसिव राइट होता है। जैसे जब अपने आधार कार्ड के लिए जब बिल पास हुआ था तो उसको मनी बिल का कह के पास कराया, तो उस पर उस समय बहुत डिबेट हुई थी। तो उस समय ये सारी चीज़ें चर्चा में थी। जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मनी बिल हमेशा स्पीकर डिसाइड करते हैं लोकसभा के। आफ्टर अ मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा, इट इज सेंट टू राज्यसभा फॉर डेलिब्रेशंस। केवल चर्चाओं के लिए वहां पे भेजा जाता है। राज्यसभा इज गिवन 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशन, अगर वो कुछ रिकमेंडेशन देना चाहे तो। और उन्हें लोकसभा एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो अपर हैंड मनी बिल के लिए हमेशा लोकसभा के पास रहता है। अब इनमें से जुड़े अपने स्पीकर हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के हेड होते हैं। राज्यसभा के हेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। ही इज इलेक्टेड अमंग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही अपने अपने में से स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंडक्ट्स द बिजनेस इन द हाउस। पूरा जो भी कामकाज है लोकसभा का, वो सबको देखने का कार्य होता है स्पीकर का। जीवी मावलांकर जो थे वो पहले स्पीकर थे लोकसभा के। तो पहले सवाल इस तरह के आया करते थे, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया, तो जीवी मावलांकर। फिर सुप्रीम कोर्ट, अगेन एक सेंट्रल एजेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, तो कितने जज हैं? जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 34 की फिलहाल। 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा पूरे 34 के 34 वहां पर रहें प्रेजेंट। जैसे अभी की बात करें तो शायद 32 के आसपास जजेस हैं जो कि अभी वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये 34 जजेस बेसिकली फुल कैपेसिटी है सुप्रीम कोर्ट की, कि इतने जज एट अ टाइम वहां पे हो सकते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, स्मॉल बेंच और लार्ज बेंच। कई बार कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि स्मॉल बेंच जो है वो उसको उस पर जो है वो अपना जजमेंट देगी या फिर इसके लिए बड़ा बेंच बैठेगा। तो स्मॉल बेंच जो होती है वो 2 से 3 जजेस की होती है, उसको कहते हैं डिवीजन बेंच। और जो लार्ज बेंच होती है 5 या उससे ज़्यादा जज हो सकते हैं, और वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जो भी बहुत बड़े मैटर होंगे वो हमेशा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो डिवीजन बेंच होती है उसमें 2 से 3 जज आमतौर पे होते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और रिटायर जो होते हैं ये होते हैं लगभग 65 ईयर्स की एज पे। अब सुप्रीम कोर्ट हुआ, यहाँ के जो जजेस हैं इनको रिमूव करना बहुत चैलेंजिंग होता है। मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते कि सरकार के फेवर में डिसीजन नहीं दे रहे, वो जो भी रीज़न हो तो सरकार उनको हटा दे। इतना हटाना उनको इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जो कि कह सकते हैं कि बिल्कुल भी ईजी नहीं है ना, बहुत उसमें वो है। तो ज़रूरी भी है, क्योंकि जुडिशरी को बाकी के हिस्सों से अपने को इंडिपेंडेंट यहाँ पे रखना होता है। कहाँ से आया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम, कौन से देश से? पहली क्लास में चर्चा की थी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कौन से देश से आया है कंसेप्ट, ये अब लिया गया है? भूल जाते हो, यूएसए से लिया है। यूएसए से लिया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हैज, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ स्पेशल चीज होती है। एक तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, इस पे सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। मतलब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर्स, तो पहली है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अभी इस पे बात करेंगे। दूसरी अपेलेट, अपील से रिलेटेड। दूसरी एडवाइजरी, एडवाइस देने का काम। और चौथा है रिट ज्यूरिडिक्शन। तो रिट के बारे में पहले भी बात कर चुके थे, 5 तरह की रिट होती हैं ना। तो आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से अगर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वही है सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव फोर्थ वाली रिट ज्यूरिसडिक्शन।
अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है सर्टेन टाइप ऑफ केसेस कैन ओरिजिनेट विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो कुछ तरह के केसेस होते हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करेगा ना, ये होता है उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो बाकी की लोअर कोर्ट के पास वो पावर नहीं है, वो अधिकार नहीं है, ये एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं, कुछ अगर आइडिया हो तो आपको, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के केस में आएंगे? कह सकते हैं कि जैसे स्टेट और सेंटर के बीच में अगर किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, स्टेट का आपस में कोई डिस्प्यूट है, इस तरह के जो भी मेजर जो चीज़ें रहेंगी वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आती हैं। तो इनके केस हमेशा लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में। फिर अपेलेट जुरिस्डिक्शन मीन्स दैट अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट कैन बी रिफर टू इट। आप पहले अपनी जिला कोर्ट से कोई आपका केस लगा, जिला कोर्ट में लगा, फिर आप उसको हाई कोर्ट में लेके गए, वहाँ भी आपको अगर नहीं, आपको लगा कि सही मुझे जो है न्याय नहीं मिला, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये जो लेवल अपना बढ़ता जाता है, अल्टीमेटली आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट पे। तो लोअर कोर्ट के जो भी जजमेंट है उनको चैलेंज कर सकते हो आप हायर कोर्ट्स में। सबसे ऊपर है अपना सुप्रीम कोर्ट, तो ये है उसका अपेलेट जुरिस्डिक्शन। नीचे वाले कोर्ट्स के जजमेंट को आप चैलेंज कर सकते हो वहाँ पे जाके। फिर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, refers to the process where the president seeks the court's advice on legal matters। तो प्रेसिडेंट तो अपना हेड हो गया, उनको अगर किसी मामले में लीगल एडवाइस चाहिए होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ ले सकते हैं। तो ये चार चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर हो गई: ओरिजिनल, अपेलेट, एडवाइजरी और रेट। नेक्स्ट सीएजी, अगेन सेंट्रल एजेंसी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो एसएससी में कई सारी पोस्टें सीएजी के लिए भी भरी जाती हैं, तो यहाँ पे इस एजेंसी में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। सीएजी अगेन अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो क्यों ऐसे अलग अलग ये विभाग बने हुए हैं जहाँ से डायरेक्ट प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहा है, क्यों इनको बाकी की पॉलिटिक्स से अलग रखा जाता है? ताकि इंडिपेंडेंटली ये लोग काम कर सकें ना, कि सरकार के जो है ये अधीन ना रहें। सरकार को भी तो, क्योंकि हमें अकाउंटेबल बनाना है, तो उसको कौन अकाउंटेबल बनाएगा? इसी तरह की जो अलग अलग एजेंसीज रहेंगी, जो अपने इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, वो बनाएंगे। इसलिए कुछ इनको अपॉइंट करने का और हटाने के जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट होते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगा इस चीज़ को चेंज कर पाना। तभी जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, तभी ये लोग अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख पाएंगे, उनकी कुछ कमियां बता पाएंगे। इसलिए सारे इसमें इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। तो आर्टिकल 148 के तहत जो है इनका अपॉइंटमेंट होता है सीएजी का। ऑडिट्स, ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कई बार आप देखोगे साल भर में किसी न किसी चीज़ की सीएजी रिपोर्ट आई, बहुत सारे घोटालों में आपने देखा होगा कि सीएजी रिपोर्ट की वजह से पता चला कि इस चीज़ में इतना बड़ा स्कैम हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो वो सारी बहुत सारी जितनी भी ऑडिटिंग का काम है वो सारा सीएजी अपने करते हैं। तो सेंट्रल के जो भी चीज़ है वहाँ पे भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं या जो भी उनके एक्सपेंडिचर है वहाँ पर भी कर सकते हैं। सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सौंपेंगे, ना कि गवर्नमेंट को। ये जो अकाउंटेबल है वो गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये हमेशा टॉप बिल्कुल प्रेसिडेंट को ही अपनी जो भी रिपोर्ट है वो सौंपते हैं। अगर यूनियन की किसी चीज़ की ऑडिट करिए, तो अगर स्टेट के किसी एजेंसी या फिर किसी भी विभाग का ऑडिट किया है तो फिर उस स्टेट के गवर्नर को वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो किसी भी सिनेरियो में इनको गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल नहीं रखना है ना, उनसे इनको सेपरेट करके रखना है, तभी तो वो जांच वगैरह करेंगे। सीएजी ऑल्सो एक्ट्स एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। तो जो भी पीएसयू वगैरह होंगी वहाँ के भी कई सारे ऑडिट सीएजी करेंगे, वहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं उसके तौर पे सीएजी जाते हैं। ऑफिस ऑफ सीएजी जो है वो 1860 मतलब अंग्रेजों के ज़माने में ये स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जो पहले सीएजी थे इंडिया के वो थे वी नरहरि राव। सीएजी से रिलेटेड इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस पे आई थिंक 2018 या 19 में सीजीएल में सवाल पूछा था। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों थे उसमें ऑप्शन में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लीगल मैटर से जुड़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। ये होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। अपॉइंट कौन करेगा? अगेन इनको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे अंडर आर्टिकल 76। आर्टिकल बहुत सारे याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है, कितने आर्टिकल याद रख पाएंगे। द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज MC सेतलवाद। ये पहले बहुत कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे।
To be appointed as attorney general, a candidate must be qualified to be appointed as judge of the Supreme Court. तो यहाँ इनकी भी जो क्वालिफिकेशन बेसिक कह सकते हैं, कोई आसान नहीं है कि किसी भी को उठा के जो है बना दिया, स्ट्रिक्ट यहाँ पे चाहिए। तो उनका जो भी चीज़ है वो जो भी कैंडिडेट है, अगर उसको आपको अपॉइंट करना है एज अ ऑडिटर जनरल यहाँ पे अपना एज अ लॉ ऑफिसर, तो उनको जो उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो इक्विवेलेंट होगी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो काफ़ी पावरफुल पोजीशन है और इसलिए सारे उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी टफ है। अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में को ये अटेंड कर सकते हैं, बस केवल वोट वगैरह नहीं दे सकते, इनको राइट टू वोट नहीं होता। बहुत पावरफुल पोजीशन इनकी होगी। प्लस कभी भी आप देखोगे लीगल मैटर्स पे जब भी गवर्नमेंट को काउंसिल चाहिए होता है, एडवाइस चाहिए होती है, तो वो हमेशा अटॉर्नी जनरल के से ले सकते हैं। कई सारे केसेस में अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और सॉलिसिटर जनरल हो जाएंगे स्टेट के इक्विवेलेंट। तो जब स्टेट को देखेंगे तब वहां पे वो अपने को देखने को मिलेंगे। चलो, आज की ये अपना सेंटर वाला पार्ट लगभग इतनी मेजर एजेंसीज है ये हो गया। स्टेट देखना है, स्टेट की क्या होती है, और फिर जो अपनी लोकल बॉडीज होती हैं पंचायत और वो सब, उनसे जुड़े कुछ देखेंगे, और अपना जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा।